एवरीवन। हम लगभग सभी प्रकार के पोल्यूशंस के बारे में जान चुके हैं, जिसके अंतर्गत हमने जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, समुद्री प्रदूषण के बारे में पहले वीडियो में बात की थी। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम ध्वनि प्रदूषण यानी कि साउंड पोल्यूशन एंड नॉइज़ पोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। नॉइज़ पोल्यूशन को जानने से पहले हम ध्वनि या साउंड को जान लेते हैं कि आखिरकार साउंड क्या होता है। तो वैसे तो हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में रेगुलरली साउंड को जानते हैं, लेकिन हम उसको एक पर्टिकुलर वे में नहीं जानते। तो हम कह सकते हैं कि हमारे साथ जो साउंड होती है वो हमेशा रहती है। जब भी हम किसी से बात करते हैं तो हम ध्वनि के माध्यम से या साउंड के माध्यम से ही करते हैं। जब हम मॉर्निंग में उठते हैं तो हम देखते हैं कि चिड़ियाँ चहचहा रही होती हैं, तो यह भी एक ध्वनि ही है। इसके अलावा जब हम जल्दी उठने के लिए अपने अलार्म की टोन सेट कर देते हैं, सुबह को जब हमारी अलार्म वॉच बजती है तो हम देखते हैं कि वह भी एक प्रकार की साउंड है, जो कि हमारी डेली रूटीन से या हमारी प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ी हुई है। जो घूमने के समय और जब हम कभी घूमने जाते हैं या कोई हमने पेट पाला हुआ है, कोई डॉग पाला हुआ है, तो वो भी वार्क करता है या भौंकता है, तो हम उसको कह सकते हैं कि वह एक प्रकार की साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। गाय के रंभाने से दिन में सड़कों पर यातायात ट्रैफिक शोर को हम देखते हैं कि कार, बस, ट्रक, मोटरसाइकिल आदि कितना ज़्यादा शोर करती हैं। और रात को हम घर पर अगर टीवी, रेडियो, टेप रिकॉर्डर आदि से अपना मनोरंजन करते हैं तो भी हम वहाँ पे साउंड को महसूस करते हैं। यही नहीं, जब हम खाना बनाते हैं और खाना खाते हैं तो बर्तनों का खटखटाना या साफ़ सफाई करना, हंसी मजाक में भी आवाज़ हम महसूस करते हैं। इसे हम देख नहीं सकते और ना ही इसमें कोई भार या आयतन होता है। इस एहसास को ही, जिसे हम केवल सुन सकते हैं, हम ध्वनि कहते हैं। कुछ वैज्ञानिकों ने ध्वनि को परिभाषित किया है, उनकी परिभाषाओं के बारे में जान लेते हैं। ए साउंड इज समथिंग दैट यू कैन हियर। ध्वनि कुछ ऐसी चीज़ है जिसे हम सुन सकते हैं। नेक्स्ट है वेन एवर यू हियर इट इज़ साउंड। जब भी हम कुछ सुनते हैं तो वह ध्वनि होती है। इस ध्वनि के को हम आगे इसके बारे में और बात करें तो अपने दिन प्रतिदिन के अनुभव से हम यह जानते हैं कि शांत वातावरण या में कोई भी ध्वनि नहीं होती। जब कोई वस्तु गिरती है या किसी से टकराती है या मोशन या मूवमेंट करती है, तब हमें आवाज़ सुनाई पड़ती है। जैसे संगीतकार उपकरण को बजाते हैं, पशु पक्षी की आवाज़ें तथा यातायात साधनों की आवाज़ें, उनका शोर की आवाज़ें। पर ये आवाज़ें हमें तभी सुनाई पड़ती हैं जब वे वस्तु से हम तक किसी चीज़ के थ्रू पहुंचती हैं। यह ध्वनि का पहुंचना ही बहुत सामान्य है, लेकिन यह बहुत वैज्ञानिक प्रक्रिया है, साइंटिफिक प्रोसेस है। जब हम किसी वस्तु से आवाज़ उत्पन्न होती है तब वह वाइब्रेट यानी कि कंपन होने लगती है। जब यह वाइब्रेशन उस वस्तु के आसपास की वायु में कंपन पैदा कर देते हैं, वाइब्रेशंस पैदा कर देते हैं, तो वस्तु के जो सेंटर होता है उसकी सभी दिशाओं में ये फैल जाते हैं। इसी कारण जो वाइब्रेशन होते हैं जब हमारे कानों तक पहुंचते हैं तो मस्तिष्क इन्हें साउंड की संज्ञा देकर इन्हें प्रसारित कर देता है और उस आवाज़ को हमारे कानों की सहायता से हम सुन लेते हैं। इसलिए ध्वनि उत्पत्ति के लिए कहा जा सकता है कि कंपन से ही ध्वनि उत्पन्न होती है। यानी कि एवरी साउंड इज जनरेटेड बाय ओनली वाइब्रेशंस ऑफ सम सब्जेक्ट। इसी बेस पर हम ध्वनि को कुछ प्रकार से और भी डिफाइन कर सकते हैं। साउंड आर द वाइब्रेशन दैट आर प्रोपेगेटेड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू रीच अस। ध्वनि वस्तु से प्रसारित होने वाले कंपन हैं जो हम तक कान द्वारा पहुंचते हैं। इसके बाद हम ध्वनि के इम्पोर्टेंस या महत्व की बात करें तो प्राणी मात्र के लिए सुखी जीवन जीने के लिए अनेक चीज़ों की सहायता की आवश्यकता होती है। यानी कि हमें अपने जीवन को जीने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिसमें 3 बेसिक नीड होती हैं जो कि हर कोई जानता है, रोटी, कपड़ा और मकान। उनमें से सुनना भी एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साधन है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सुनेगा ही नहीं किसी चीज़ को तो उसमें उसके बाकी डेवलपमेंट रुक जाएंगे। और जब कोई व्यक्ति किसी भाषा को सुनेगा ही नहीं तो वह उस भाषा को बोल भी नहीं पाएगा, क्योंकि हम जानते हैं, हमने पढ़ा हुआ है कि LSRW एक सीक्वेंस होता है भाषा सीखने का। तो सबसे पहले हम सुनना सीखते हैं, उसके बाद हम बोलना सीखते हैं, उसके बाद हम पढ़ना सीखते हैं और सबसे लास्ट में हम लिखना सीखते हैं। तो जो हमारे भाषा सीखने की शुरुआत होती है वो सुनने से होती है। तो
इसके अलावा ध्वनियाँ जो होती हैं या साउंड जो होती हैं वो किसी संगीत उपकरण अथवा मधुरभाषी पक्षियों से सुनने को मिलती हैं, हमें प्रसन्नता और आनंद प्रदान करती हैं। जब भी हम म्यूज़िक सुनते हैं या किसी प्रकार की कोई कंपोजिंग सुनते हैं, अच्छी सा म्यूज़िक सुनते हैं तो हमारा माइंड रिलीफ करता है, हमें हमारे जो फ्रस्ट्रेशंस होते हैं वो कम होने लगते हैं। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ध्वनि का हमारे जीवन में या साउंड का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा योगदान है। रेडियो, दूरदर्शन के प्रसारण के द्वारा, ध्वनि के द्वारा ही हमें पूरे विश्व की गतिविधियों से इंट्रोड्यूस कराया जाता है। ध्वनि या साउंड अपनी अलग अलग पहचान से विभिन्न आवाज़ों के आधार पर विभिन्न प्राणियों की आवाज़ अथवा वस्तुओं की उपस्थिति से हमें अवगत करा देती है। अक्सर हम देखते हैं कि हम प्रत्येक टाइप की, एवरी टाइप की साउंड को अपने माइंड में कैच कर लेते हैं। जब भी कोई व्यक्ति हमारे सामने आता है तो हम उसकी साउंड से भी उसको पहचानते हैं कि इसकी साउंड ऐसी है तो ये व्यक्ति ये होगा। इस प्रकार से साउंड का अपने अपने पर्सनैलिटी में भी बहुत बड़ा रोल होता है। बहुत सारी डरावनी सी आवाज़ें होती हैं, जैसे कार, बस, ट्रक के हॉर्न, बिजली कड़क, अग्निशमन वाहन की घंटियाँ, शेर की दहाड़ अनजाने अंदेशों से हमें अवगत करा देती हैं। साउंड से किसी भी ऑब्जेक्ट की दूरी का भी पता लग सकता है। कोई इंसान हमें पास से आवाज़ दे रहा है तो हमें पता चल जाता है साउंड की इंटेंसिटी से कि वो व्यक्ति हमारे पास है, और कोई व्यक्ति हमें दूर से आवाज़ लगा रहा है तो हमें पता चल जाता है कि वो दूर है, या कोई भी सोर्स है जो हमसे दूर है तो हमें पता चल जाता है। इसके अलावा बहुत सारे चिकित्सकीय क्रियाकलापों में भी ध्वनि की तीव्रता का उपयोग होने लगा है। साउंड से ही पुरुष और स्त्री की स्वर को हम पहचान कर इन दोनों में डिफरेंस कर सकते हैं। जो मेल होते हैं उनकी साउंड अलग होती है और जो फीमेल होते हैं उनकी साउंड अलग होती है। इसके बाद में स्पीड की बात करें तो हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ या अपने डेली रूटीन में देखते हैं कि जो आवाज़ का सोर्स है वो कहीं होता है और उसे सुनने वाला जो भी इंडिविजुअल होता है वह कहीं अलग स्थान पर होता है। निश्चित है कि वह आवाज़ सोर्स से उस इंडिविजुअल तक चलकर आती है, यही ध्वनि की स्पीड कहलाती है। आवाज़ जो होती है वो सोर्स से वाइब्रेशंस द्वारा आगे बढ़ती है, अतः कंपन से ही ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचती है। हम कह सकते हैं कि जो साउंड होती है वो वाइब्रेशन के थ्रू एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रांसफ़र होती है। वाइब्रेशंस को जानने के लिए एक बड़ा कंकड़ अथवा पत्थर का टुकड़ा जब हम पानी में डालते हैं तो हम देखते हैं कि उस पॉइंट से जहाँ पर वो वस्तु डाली गई थी वहाँ से वेव्स स्टार्ट हो जाती हैं बननी, और वे सेंट्रल पॉइंट से जाकर निरंतर आगे तक बढ़ती हैं, और साउंड का लहरों के माध्यम से बढ़ना उनकी स्पीड कहलाती है। इसके बेस पर भी हम ध्वनि को परिभाषित या डिफाइन कर सकते हैं। इस साउंड इज समथिंग दैट वी कैन हियर विच इज प्रोपिगेटेड थ्रू वेव्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सम ऑब्जेक्ट। अर्थात ध्वनि एक ऐसी वस्तु है जो किसी स्रोत से उत्पन्न होकर लहरों द्वारा प्रसारित होती है जिसे हम सुन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पानी में पत्थर फेंकने से उत्पन्न जो वेव्स या तरंगें होती हैं वो उस पर आधारित थी। था यहाँ ध्वनि का प्रसारण जो था वो पानी रहा, लेकिन जब हम परस्पर एक दूसरे से बातें करते हैं अथवा हम भूमि पर कोई आवाज़ सुनते हैं तब हम ध्वनि का जो हमारा माध्यम होता है वो एयर होता है। इसी प्रकार अलग अलग माध्यम में ध्वनि को सुना जा सकता है, लेकिन इन अलग अलग माध्यमों में साउंड की जो स्पीड होती है वो अलग होती है, तथा ये काफ़ी इन सब में काफ़ी डिफरेंस होता है। इन गतियों को हम एक चार्ट से देखेंगे। ध्वनि जो होती है विभिन्न माध्यमों में प्रसारित होती है और शून्य अथवा वायुमंडल परिधि के बाहर में ध्वनि नहीं होती, यानी कि वायुमंडल जहाँ पे नहीं होगा वहाँ पे आउटर स्पेस में ध्वनि नहीं होगी। अब हम इसके विशेषताओं की बात करें तो इसकी बहुत सारी विशेषताएं होती हैं, जैसे कि बारंबारता, तारत्व या जिसे हम पिच कह सकते हैं, तीव्रता या जिसे हम इंटेंसिटी कह सकते हैं, प्रबलता या जिसे हम लाउडनेस कह सकते हैं, गुणवत्ता जिसे हम क्वालिटी कह सकते हैं। अगर हम बारंबारता या फ्रीक्वेंसी की बात करें तो किसी वस्तु या स्रोत से जो उत्पन्न होती है प्रति सेकंड वाइब्रेशंस की संख्या जो होती है उसे हम बारंबारता कहते हैं। यानी कि कोई भी वस्तु है
पर सेकंड उससे जितने वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो रहे हैं वह उसकी फ्रिक्वेंसी कहलाती है। द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस प्रोड्यूस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर सेकंड इज नॉन एज फ्रिक्वेंसी। कंपन तरंगों का निर्माण करते हैं, यानी कि जो वाइब्रेशंस होते हैं वो वेव्स को बनाते हैं। प्रत्येक एक वेव से दूसरी वेव तक की जो दूरी होती है उसे हम वेवलेंथ के नाम से जानते हैं। कितनी तरंगें प्रति सेकंड से बन रही हैं, इसे हम ध्वनि की बारंबारता कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जो बारंबारता होती है, जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हर्ट्ज में नापी जाती है, जैसे हम हर्ट्ज कहते हैं, या जिसे हम शॉर्ट में HZ से डिनोट करते हैं। सामान्यतः जो मनुष्य होता है उसकी जो सामान्यतः मनुष्य जो होता है वह 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की साउंड को सुन सकता है, लेकिन कुछ पशु पक्षी जैसे कुत्ता, पक्षी जैसे चमगादड़ इससे कहीं ज़्यादा ध्वनि सुन सकते हैं। 15,000 हर्ट्ज से अधिक स्तर की ध्वनि मनुष्य के कानों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। इसके बाद हम तारतम्य की बात करें तो, या पिच की बात करें तो, ध्वनि की बारंबारता ही ध्वनि के उतार चढ़ाव, लोनेस एंड हाईनेस को निर्धारित करती है। इसे हम पिच या तारतम्य कहते हैं। फ्रीक्वेंसी अधिक होगी तो तारतम्य भी अधिक होगा। इसके विपरीत नीचे स्वर की ध्वनि जो होगी उसकी फ्रीक्वेंसी भी कम होगी। यानी कि अगर किसी साउंड की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो उसका जो पिच होगा वो भी ज़्यादा हो जाएगा। इसके बाद हम इंटेंसिटी की बात करें तो, जैसे कि हम मच्छरों के कान में आवाज़ सुनते हैं तो हम ऐसा माना जाता है कि उनकी जो तारतम्य होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए उनकी साउंड हमें अलग से सुनाई पड़ती है। तीव्रता की बात करें तो साउंड वेव्स के साथ कितनी शक्ति प्रभावित हो रही है, ध्वनि की तीव्रता कहलाती है, यानी कि कितनी उसकी पावर है। द इंटेंसिटी ऑफ ए साउंड इज रिलेटेड टू द अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्लोइंग थ्रू द साउंड वेव। यह जो इंटेंसिटी होती है वो वाइब्रेशंस की उस हायर पॉइंट पर डिपेंड करती है जिससे साउंड वेव्स जो होती हैं प्रोड्यूस हो रही हैं, इसे हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। इसके बाद हम लाउडनेस की बात करें तो यह ध्वनि के उस स्तर का ज्ञान कराती हैं जिस तीव्रता इंटेंसिटी से हमारे कानों को सुनाई पड़ती हैं। यह हाई और लो हो सकती हैं। इसे हम डेसिबल में नापते हैं, जिसे हम अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने अपने शोध में निर्मित ध्वनि मापन यंत्र के आधार पर प्रस्तुत किया। एक बेल उस आवाज़ की तीव्रता का न्यूनतम माप है जो एक मनुष्य के द्वारा सुना जा सकता है। डेसिबल मापी लघुगणक सिद्धांत पर आधारित है, जिसके अनुसार 10 dB बढ़ने पर 10 गुना, 20 dB बढ़ने पर 100 गुना और 30 dB बढ़ने पर 1000 गुना हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, फुसफुसाहट यानी कि विस्पर में 10 dB, ध्यानमग्न दो व्यक्तियों की बातचीत में 20 dB तथा सामान्य समूह वार्तालाप में 30 dB का शोर होता है। एक सामान्य मनुष्य के लिए 70 से 80 dB के बीच की जो साउंड होती है वो काफ़ी सूटेबल होती है। इसे मनुष्य की सहन सीमा या टॉलरेंस लेवल भी माना जा सकता है। विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न ध्वनि की तीव्रता या प्रबलता को हम एक सारणी द्वारा देखेंगे। यहाँ पे हम इस सारणी में देख रहे हैं कि जो शांत मनुष्य होता है उसकी जो होती है dB में प्रबलता वो होती है 0, यानी कि अगर हम चुपचाप बैठे हैं तो हम 0 साउंड उत्पन्न कर रहे हैं, 0 dB हमारी साउंड होगी। सांस लेने में 10 dB हो सकती है। पत्तियों की खड़खड़ाहट में 20 dB, धीमी बातचीत में 20 से 30, सामान्य बातचीत में 30, घड़ी की टिक टिक में 30 dB, रेडियो से संगीत में 50 से 60 dB, ऊंचे स्वर में बातचीत करने से 60 dB, ऑफिस की आवाज़ 50 से 60 के बीच होती है, पुस्तकालय जो होता है वो 35 से 40 के बीच होता है, टेलीफोन की घंटी जो होती है वो 70 dB के बीच होती है, टेलीविज़न परिवार के साथ 70 dB तथा वैक्यूम क्लीनर 80। इसके अलावा रोड ट्रैफिक पे 80 से 90 ये बहुत ज़्यादा शोर होता है। घास काटने की जो मशीन होती है वो 90 से 100। इसके अलावा भारी ट्रक यातायात जो होते हैं वो 90 से 100 dB का शोर करते हैं। मोटरसाइकिल 105 का, रेलगाड़ी की सीटी 110 का, डेक संगीत 110 का। इसके अलावा वायुयान 90 से 130 का और बिजली की गड़गड़ाहट 120 का, जेट वायुयान 140 का, चेतावनी सायरन 150 का तथा पटाखे और बम 120 से 170 का। खान विस्फोट जो होते हैं वो जो हम खानों को तोड़ने में या माइंस में जो करते हैं विस्फोट उसमें 120 से 140 का, आमने सामने वाहन भिड़न का 140 से 170 का तथा फैक्ट्री बॉयलर का फटना ये काफ़ी ज़्यादा होता है। इसके बाद हमने
ध्वनि की लाउडनेस के बारे में जाना था। अगर हम एक मनुष्य जो होता है वो नॉर्मली 80 डीबी तक की ध्वनि सहन कर सकता है और 120 डेसिबल से अधिक आवाज़ मनुष्य को कई शारीरिक कष्ट दे सकती है। अगर हम क्वालिटी या गुणवत्ता की बात करें तो हर प्रकार की साउंड की अपनी स्पेसिफिक आइडेंटिटी होती है, जिससे कि यह जाना जा सकता है कि वह ध्वनि किसकी है। अपने कमरे या किसी विशेष स्थान पर बैठे बैठे इंसान या फिर एनिमल्स या फिर जो यातायात के साधन हैं, भूकंप, बिजली की कड़क, वस्तु के गिरने टूटने तथा जो हमारी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हैं उनकी आवाज़ें पहचान जाना हमारी बहुत नॉर्मल सी कैपेसिटी है। यही नहीं, अगर दो व्यक्तियों के बीच में भी दो व्यक्तियों में भी आवाज़ के आधार पर किसी व्यक्ति विशेष को पहचाना हो तो हम आसानी से पहचान सकते हैं। इसके अलावा अगर हम क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण की बात करें तो ध्वनि को सुने जाने के आधार पर इन्हें हम दो प्रकार में डिवाइड कर सकते हैं, म्यूजिकल साउंड्स और नॉइसेज। ये ध्वनियाँ किसी भी प्रबलता की हो सकती हैं। कभी कम प्रबलता की ध्वनि हमें बुरी लगती है या प्रिय लगती है, कभी तीव्र प्रबलता की ध्वनि हमें आनंददायक और प्रियकर लगती है। इसको हम शॉर्ट में देख सकते हैं। संगीतात्मक ध्वनियाँ, म्यूजिकल साउंड, ये बेस साउंड होते हैं जो हमें काफ़ी रिलीफ या आनंददायक, प्लीसेंट एंड इंटरेस्टिंग लगते हैं। सिंगिंग, इंस्ट्रूमेंटल, प्ले, डांस इसके अंतर्गत आते हैं। रेडियो, टीवी, डेक म्यूज़िक से निकलने वाले संगीत जो कुछ कोयल, मोर, पक्षी की आवाज़ें होती हैं ये हमें काफ़ी अच्छी लगती हैं। इसके अलावा शोर या नॉइज़ की बात करें तो ये शोर होते हैं, ये हमें शोर लगता है और ये हमें बहुत बुरा लगता है, परेशानी और बेचैन करता है। अनप्लीसेंट, एनोइंग एंड डिस्ट्रैक्टिंग साउंड्स हैं ये मन को व्याकुल करती हैं। तथा ए हर्ट्स disagreeable sound, a sound especially one that is loud, unpleasant or distributing। तो आज हमने साउंड के बारे में जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम साउंड पोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।